नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है किंग फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए इंडस वैली एज के डिक्लाइन होने के बाद जो पीरियड आता है उसे हम वैदिक एज कहते हैं। ठीक है, वैदिक एज इसका टाइम पीरियड था 1500 BCE टू 500 BCE। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपको फिलहाल ये याद रखना है कि ये ऐसा टाइम पीरियड था जब ऋग्वेदा और अदर वैदिक टेक्स्ट ठीक है, अदर वैदिक टेक्स्ट में आप यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेद ये सब याद कर सकते हैं कि ये सारे जो टेक्स्ट थे इन्हीं टाइम पीरियड के आसपास लिखे गए हैं। ठीक है, और इन टाइम पीरियड में काफ़ी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस भी होंगे, पर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके NCERT में डिस्कस नहीं किया गया है इसके बारे में, आपके सिलेबस में नहीं है। पर आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं वैदिक एज के बारे में तो मैंने पहले से ही इसका वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो फिलहाल हम राइज ऑफ द महाजनपद के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे और फिर मॉडर्न एज के बारे में। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है महाजनपद का। ठीक है, 6th सेंचुरी BC विटनेस द इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एम्पायर एंड द किंगडम। देखिए जब IBC डिक्लाइन होगा, IBC को हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा एक पीरियड था जहाँ पे पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्बनाइजिंग फेज देखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1500 से लेके 500 BC तक। ठीक है, इस पीरियड में फिर से हमें कोई भी अर्बनाइजेशन का पीरियड नहीं दिखता, मतलब अर्बन ग्रोथ नहीं होता हुआ दिखता, जहाँ जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज़, टाउन प्लानिंग, उसके बाद ट्रेड हो रहा हो या कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड हो। वेल ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है इस टाइम पीरियड में, बट उसके बाद हमें जो दूसरी बार दिखता है वो है महाजनपद पीरियड में। ठीक है, इसलिए इसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जहाँ पे स्टेट्स, अर्ली स्टेट्स बन रहे हैं, एम्पायर बन रहे हैं और किंगडम्स मतलब बड़े बड़े राज्य आपको बनते हुए देखेंगे। ठीक है, 6th सेंचुरी BC से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आपको बड़े बड़े किंगडम्स राइज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, जैसे हर्यंक हो गया, शिशुनाग हो गया, या नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य और उनकी ब्यूरोक्रेसीज आप देखेंगे, बड़ी बड़ी आर्मीज स्टैब्लिश होते हुए दिखेंगे। ठीक है, फिर टाउन्स में जैसे कि आप इसमें तो आपने देखेंगे कि कैसे फिर पहले जनपद, फिर उसके बाद महाजनपद राइज होगा। ठीक है, बड़े बड़े टाउन्स निकल के आएंगे जैसे काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जीमल, ये सब काफ़ी बड़े बड़े महाजनपद थे जो इस टाइम में आपको इस्टेब्लिश होते हुए देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस की बात करें तो यूज़ ऑफ आयरन इसमें देखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो खेती होगी वो काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेनी रेंज ऑफ सोर्सेज फ्रॉम दिस टाइम पीरियड फाउंड लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मैनी रिटर्न रिकॉर्ड। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे जिसके थ्रू आप हिस्टोरिकल सोर्सेज को जान सकते थे, बट यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स भी थे और जो कि डेसाइफर्ड थे, मतलब जिनको पढ़ा गया था। उनको पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस ने क्या किया, सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके उनके बारे में अच्छे से पढ़ाई की और उनकी हिस्ट्री को प्रिपेयर किया ताकि हम अपने पास्ट को जान सकें। ठीक है, काफ़ी रिकॉर्ड्स मिले हैं हमको। फिर नेक्स्ट क्या है, 1838 में जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ऑफिसर एट द मिंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। जेम्स प्रिंसेप के नाम के एक ऑफिसर थे मिंट कंपनी। मिंट मतलब जो कॉइन मिंटिंग की कंपनी जो थी जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ऑफिसर थे, वो काम करते थे। 1838 में उन्होंने क्या किया, डिसाइफर्ड किया ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी को किसने डिसाइफर्ड किया था। ठीक है, तो 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने। अब ब्राह्मी और खरोष्टी क्या थी, उस समय की स्क्रिप्ट थी। ठीक है, स्क्रिप्ट थी जो कि मॉडर्न पीरियड में और या कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में भी बोली जाती थी या लिखी जाती थी। ठीक है, ये उस समय के स्क्रिप्ट थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम वेयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो एविडेंसेस मिले हैं खास करके वो या तो कॉइन्स है या तो इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े स्टोन्स, उस पर कुछ लिखवा दिया गया होता है, उसको अच्छे से इनग्रेव्ड करके, तो उसको इंस्क्रिप्शंस हम बोलते हैं। ठीक है, और या तो फिर कॉइन्स पे भी इनग्रेव्ड किए गए थे कुछ ना कुछ लिखे हुए चीज़ें। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही फाउंड द टर्म प्रियदर्शी मेंशन इन मोस्ट ऑफ देम विच मीन्स प्लीजेंट टू बिहोल्ड। देखिए जब जेम्स प्रिंसेप इंस्क्रिप्शंस को रीड कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड हर लगभग इंस्क्रिप्शन में मिला, जिसका जो था प्रियदर्शी, ठीक है, जिसका मतलब था प्लीजेंट टू बिहोल्ड। प्लीजेंट टू बिहोल्ड मतलब होता है कि जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हो या बहुत ही जिसको देखने में सुखद, जिसको देखने में बहुत ही आनंद आता हो, मतलब कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल वन था, ठीक है, उसको हम प्लीजेंट टू बिहोल्ड कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सम इंस्क्रिप्शन रिफर्ड इट टू द अशोका, ठीक है, ऐसे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो रिफर करते हैं कि प्रियदर्शी जो टर्म है वो अशोका के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। नाउ यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स drawn their attention investigation into the earlier Indian political history using these coins and inscriptions। 38 में जब जेम्स प्रिंसेप ने इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर्ड किया ब्राह्मी और खरोष्टी को, उसके बाद जो इंडियन या कि फिर यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनका जो इंटरेस्ट था वो मौर्यन एज के पॉलिटिकल हिस्ट्री में या अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अब रुझान लेने लगा और वो उनके बारे में काफ़ी अब पढ़ने लगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, द अर्ली स्टेट्स द 16 महाजनपद, ठीक है। 6th सेंचुरी रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। देखिए 6th सेंचुरी जो BC था आपका वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री को जब आप देखेंगे पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब राइज ऑफ द स्टेट्स देखेंगे, ठीक है, राइज ऑफ द स्टेट्स या महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे थे, अब ब्यूरोक्रेसीज हो रही थी, अब आर्मीज बनेंगी। सबसे बड़ी बात क्या थी कि यूज़ ऑफ आयरन, अब हम आयरन का भी इस्तेमाल होते हुए देखेंगे इस टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्या है, इट एसोसिएट्स विथ अर्ली स्टेट्स, ठीक है, सिटीज़ एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ द आयरन, डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में हमें कॉइनेज सिस्टम भी दिखेगा, मतलब कि अभी तक पहली बार इस एज में हम सिक्कों का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। जैसा कि इंडस वैली सिस्टम में हमने देखा था कि वो बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे आपस में एक्सचेंज करने के लिए, बट यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉइन, ठीक है, यहाँ पे पहली बार कॉइन का इस्तेमाल होते हुए हमें दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सेक्ट लाइक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हमें अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स लाइक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी उभरते हुए दिखेंगे, ठीक है। देखिए दीज अर्ली जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म टेक्स्ट मेंशन द 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद। यही जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म जब सेक्ट्स निकलेंगे तो इनमें इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, इनके स्कॉलर्स ने जो बुक्स लिखी हुई हैं उसी में हमें 16 महाजनपद के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है 16 महाजनपद के, वज्जीज है, मगध है, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द 16 महाजनपद, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम वेयर रूल्ड बाय द किंग, ठीक है। अधिकतर मतलब जो खास करके जो महाजनपद थे वहाँ पे मोनार्क था, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक राजा रूल किया करता था। सम नोन एज गण एंड संघ, पर किसी किसी महाजनपद स्टेट्स में गण और संघ का कॉन्सेप्ट था, मतलब ओलिगार्की रूल थी, ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की मतलब क्या होता है, जहाँ पे पावर शेयर किया गया था एमंग द नंबर ऑफ मैन, ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में पावर को शेयर कर दिया गया था। वहाँ पे डिफरेंट लोग रूल किया करते थे, पावर किसी एक के हाथ में नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू दीज सच गणास, ठीक है। देखिए जो महावीर थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो कि एक गण था, ठीक है, और जो बुद्धा थे ये भी वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, ठीक है, जहाँ पे ओलिगार्की रूल हुआ करता था, मतलब जो पावर था वो सभी में बांट दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस महाजनपद हैड कैपिटल सिटीज ऑफन फोर्टिफाइड इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरो। देखिए महाजनपद का जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी और वो फोर्टिफाइड भी हुआ करते थे, ठीक है। फिर उनकी अपनी एक आर्मी हुई करती थी और ब्यूरोक्रेसीज भी हुई करते थे, ठीक है, जैसे कि मिनिस्टर्स वो रखते थे रूल करने के लिए, जो कि राजा को हेल्प करते थे रूल करने में और वहाँ पे लॉज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मण्स बिगिन टू कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र। इसी टाइम के आसपास हमें देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक लॉ मतलब ये लॉ की किताब बनाई थी, लॉ की बुक को उन्होंने कंपोज किया था जिसका नाम धर्मसूत्र था, ठीक है। जो धर्मसूत्र था उसमें चाहे वो राजा हो चाहे वो एक आम जनता हो, सभी के लिए उसमें नियम कानून बनाए गए थे कि किसके लिए क्या कार्य
तय किया गया है वो उसी हिसाब से कार्य करेगा समाज में, ठीक है। जैसे कि राजा में बेसिकली क्षत्रिय को, ठीक है, क्षत्रिय के लिए नियम था कि वो रूल करेगा और टैक्स इकट्ठा करेगा, ठीक है, और अपने से नीचे के लोगों को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और फिर बाकी जो आम जनता थी वो राजा के अधीन रहकर जो भी उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए जाते थे वो काम करते थे, ठीक है। देखिए इस मैप पे आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, ठीक है, आपको सिर्फ 2 महाजनपद मिलेंगे। पहला तो ये कंबोज है, ठीक है, दूसरा ये है गांधार, ठीक है। उसके बाद आप स्लोली जब नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ बढ़ते हुए आएंगे तो पूरा नॉर्थ डेल्टा है। यहाँ पे आप पहला देखेंगे कुरु, फिर यहाँ पे आप पांचाल, फिर कौशल, फिर मल्ल, फिर वज्जी, मगध, ठीक है। फिर उसके बाद आप अंग देखेंगे, यहाँ पे अंग, ठीक है, काशी, वत्स, सुरसेन, मत्स्य, फिर यहाँ पे अवंती, छेदी, फिर अस्माका। ये सारे क्या थे आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है। फर्स्ट एमंग द 16 महाजनपद, जिसमें से सबसे जो मजबूत मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था वो था मगध, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मगध प्रेजेंट डे बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। अब हम देखते हैं कि जो मगध था उस टाइम किस कारण की वजह से सबसे ज़्यादा पावरफुल उभर के वो निकला, ठीक है। देखिए रीजंस क्या थे मगध महाजनपद को सबसे ज़्यादा जो पावरफुल बन के निकला। पहला तो था एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे अवेलेबल था। अवेलेबल मतलब कि फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड। क्यों? क्योंकि वो गंगा बेसिन के आसपास की जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी और यूज़ ऑफ आयरन फ्लो, ठीक है, जिससे वो खेतों की जुताई अच्छे से कर पाते थे और जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते थे और जो क्रॉप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते थे अब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस। जो आयरन माइंस थे उनकी अवेलेबिलिटी, जिसने इन्हें एक्सेसिबिलिटी दिया कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को अब अपने हाथों में काबू कर सकते थे। मतलब कि अब उनके पास जो टूल्स हुआ करते थे वो आयरन्स के बने हुए होते थे और जो वेपन्स जो बनाते थे वो भी काफ़ी मजबूत होते थे। अब वो आयरन्स के इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिफेंट, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द आर्मी वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब उनकी आर्मीज के लिए जो एलिफेंट होते थे उन्हीं जंगलों में से वो उन्हें पकड़ के उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन किया करते थे, अपने आर्मी में भर्ती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। देखिए जो गंगा था उससे तो सबसे पहली बात एग्रीकल्चर में तो मदद मिलती थी, बट कम्युनिकेशन के लिए भी मतलब आसपास के जितने भी और महाजनपद थे ट्रेड को भी लेके काफ़ी इजीली एक्सेस था, ठीक है। गंगा के सहारे काफ़ी इजीली वे में कम्युनिकेट किया करते थे, कम्युनिकेशन हो जाया करता था इनका। बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट टॉक अबाउट द रूथलेस एंड एम्बिशियस किंग ऑफ होम बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, ठीक है। एक रीज़न और क्या था, जो बुद्धिज़्म और जैनिज्म टेक्स्ट हमें बताती हैं कि ये जो वहाँ के रूलर्स थे जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, जो कि प्री मौर्यन रूलर्स थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है मगध को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मतलब काफ़ी इनका योगदान रहा है, ठीक है। और उनके साथ ही साथ इनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनका भी काफ़ी योगदान रहा था कि जिसकी वजह से मगध जो है वो बहुत ही पावरफुल बन के निकलता है, ठीक है। और उनकी पॉलिसीज़। फिर नेक्स्ट क्या है, इनिशियली द कैपिटल वॉज राजगढ़। अब देखिए मगध का जो सबसे पहले कैपिटल था वो राजगढ़ था, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। लेटर इट वॉज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। पहले तो जो पहला कैपिटल था वो राजगढ़ था, बट लेटर उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एन अर्ली एम्पायर, ठीक है। यहाँ पे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो पहला पॉइंट क्या है, मगध एम्पायर ग्रोन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। जो मगध एम्पायर था वो अपने फुल फ्लेज में कब आता है, मौर्यन एम्पायर, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य आके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द एम्पायर एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्टर्न एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करेगा तो अपना जो पूरा वो कंट्रोल करता है पूरे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान रीजन तक के, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, ग्रैंडसन अशोका कॉन्कर्ड द कलिंग। जो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन है अशोका, ठीक है, वो उड़ीसा को कॉन्कर करेगा, जिसको कलिंग उस टाइम पे कहा जाता था, एंड कंसोलिडेट द एम्पायर, और अपने एम्पायर को कंसोलिडेट भी करेगा अपने लॉस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग अबाउट द मॉरन्स, ठीक है, मॉरन के बारे में क्या क्या हमें सोर्सेज मिले हैं, किसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में जान सकें, ठीक है। पहला क्या है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज मिले हैं हमको, जिसमें से पहला तो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम देखेंगे कॉइन्स तो होते ही थे, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हो गए, उसके बाद टेक्स्ट भी हो गए, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका आपको मिल जाएगी, और अर्थशास्त्र भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसको चाणक्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिका को जिसने मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। फिर चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र जो है, इसमें भी हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा बुद्धिस्ट, जैनिज्म और पुराणिक लिटरेचर। काफ़ी बुद्धिस्ट, जैनिज्म और पुराणिक लिटरेचर हैं जिसमें हमें मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। अशोका वाज द फर्स्ट टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू द हिज सब्जेक्ट। देखिए जो ये इंस्क्रिप्शन का जो सिस्टम आता है, ये अशोका के टाइम पे ही आप देखेंगे कि ये एक पहले शासक थे जिन्होंने अपने मैसेज को जो ये कन्वे करना चाहते थे अपने सब्जेक्ट को, मतलब एज अ रूलर, वो स्टोन्स पे या पिलर्स पे इनग्रेव करा के वो अपने सब्जेक्ट्स के बीच में वो पुट करते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं या वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे, ठीक है। ये पहले ऐसे राजा थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम द धम्म। धम्म क्या है, धम्म को आप धर्म के एज ऑल्सो नोन एज द धर्म, ठीक है, कि क्या डीड्स करने हैं क्या नहीं करने हैं, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता था, वो प्रोक्लेम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूड। अब देखिए धर्म में वो धम्म में वो क्या क्या प्रोक्लेम करते थे, जैसे कि रिस्पेक्ट टुवर्ड द एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, ठीक है, जनरोसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन एंड द ट्रेडिशंस, मतलब अपने धर्म के थ्रू वो एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ठीक है, ब्राह्मणों की भी इज़्ज़त करना, अपने जो स्लेव्स थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, और अपने सर्वेंट्स के साथ भी अच्छा व्यवहार करना, एक दूसरे के जो रिलीजन थे उनका सम्मान करना, ये सब वो धम्म के थ्रू अपने मैसेज को प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। देखिए अब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स आप हम देखेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें पहला तो खुद पाटलिपुत्र था जो कि मगध का कैपिटल था, ठीक है, मगध कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविंशियल सेंटर्स इनके हुआ करते थे तो वो 4 थे, पहला तो तक्षशिला था, फिर दूसरा उज्जैनी, तोशिला और सुवर्णगिरी, ठीक है। ये 4 ऐसे प्रोविंशियल सेंटर्स थे जहाँ पे गवर्नर्स बैठाते थे, ठीक है, जहाँ पे गवर्नर्स को पुट किया जाता था रूल करने के लिए। सेंटर में होता था राजा, और फिर प्रोविंस में गवर्नर हुआ करता था, जो कि आप देखेंगे खास करके ये ब्लड रिलेशन वाले हुआ करते थे। ब्लड रिलेशन, जो किंग के ब्लड रिलेशन के लोग होते थे वही गवर्नर बनते थे प्रोविंसेस में रूल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेगास्थनीज मेंशन्ड अ कमिटी विथ 6 सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। अब मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए हमें कहाँ से रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो मेगास्थनीज है जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर रहते हैं, ये आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए हुए रहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक अपने इंडिका में 6 सब कमेटी के बारे में बताया, जिसमें से सबसे पहली क्या थी, सबसे पहले लुक फॉर द नेवी, एक ऐसी पहली कमेटी जो थी वो नेवी के लिए लुक फॉरवर्ड करती थी। दूसरी जो थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस के लिए, ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मैनेज करती थी। फिर नेक्स्ट उसके बाद थर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सोल्जर, मतलब जो थल सेना के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, हॉर्स के लिए। फिर फिफ्थ है चैरियट्स। फिर नेक्स्ट है एलिफेंट, ठीक है। ये जो 6 कमेटी थी इनके मतलब अलग अलग काम हुआ करते थे जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे आर्मी में। फिर नेक्स्ट क्या है, अशोका होल्ड एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्म। जो अशोका था अपने पूरे एम्पायर पे एक यूनिवर्सल धम्म मतलब कि प्रचार किया करता था, जो इंस्क्रिप्शंस में या पिलर्स में वो इनग्रेव कराया करता था, वो धम्म के थ्रू कंसोलिडेट करता था पूरे अपने एम्पायर को।
नेक्स्ट क्या है, स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्म महामत्तास। अब देखिए, ये जो धम्म महामत्तास होते थे ये अशोका द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जो कि धम्म के मैसेज को जो स्प्रेड करते थे, फैलाते थे अपने उनके पूरे साम्राज्य में। ठीक है, ये देखिए ये सारनाथ, ये सारनाथ के लायंस है जो कि अशोका के द्वारा वहाँ पे सारनाथ में बनवाए गए थे। ठीक है, इसे ये आज हमारा नेशनल एम्बलम भी है, नेशनल एम्बलम। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखेंगे आप यहाँ पे जो अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एंड इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि ओवरऑल उनके रेन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पूरा यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे रेड से मार्क किया गया है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, और दूसरा जो है ये माइनर रॉक एडिक्ट्स है, फिर तीसरा जो सर्कल में ये पिलर रॉक एडिक्ट्स है। आप देख सकते हैं जितने भी ये एडिक्ट्स मिले हुए हैं इन पे कुछ ना कुछ इनग्रेव्ड है, और ख़ास करके जो आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मिलेंगे ये खरोष्ठे में लिखे हुए होते थे। ठीक है, खरोष्ठे में इनकी जो स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और जो लैंग्वेज थी वो थी लैंग्वेज वो ग्रीक और अरामाइक, ग्रीको अरामाइक लैंग्वेज। ठीक है, और बाकी आप इन सारे रीजन में आप देखेंगे, ये पूरे रीजन में यहाँ पे आपको मिलेगी प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, और जो स्क्रिप्ट इनकी थी ये ब्राह्मी थी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सारे लिखवाए गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा ये चैप्टर कवर करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।